नाजरीन, प्रोग्राम कानून और इंसाफ की बात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं, जिसमें हमारा ताउन करती है स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। नाजरीन, आज भी हम एक नए मेहमान के साथ आए हैं और एक नए मौजू के साथ आए हैं। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है मीडिएशन एज ए इफेक्टिव टूल इन सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। नाजरीन, हम जानेंगे कि क्या होती है मीडिएशन और कैसे दो पार्टीज जिनके बीच में काफ़ी सारे इख्तलाफ होते हैं, कैसे उनको मीडिएट किया जाता है और उनको किसी एक जगह पहुंचाया जाता है जहां दोनों की विन विन सिचुएशन होती है और अपना डिस्प्यूट का वो निपटारा करके कोर्ट से खुशी खुशी दोनों पार्टीज निकलती हैं। हम जानेंगे कि इस पूरे प्रोसेस में कौन कौन हिस्सा लेते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जिनका खास ख्याल रखा जाता है ड्यूरिंग मीडिएशन। हम ये भी जानेंगे कि क्या क्या और भी चीज़ें हैं इसमें, क्योंकि जब आप खुद जानते हैं कि अगर कहीं पे दो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट हो यानी बहुत सारी कड़वाहट होती है और इस कड़वाहट को कैसे चेंज किया जाता है एक मिठास में, हम सारी चीज़ें आज जानेंगे। इस मौजू पे बात करने के लिए जो आज की हमारी मेहमान जज साहिबा हैं, नुसरत अली हकाक, सब्जेक्ट सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी गांदरबल में तैनात है एज सेक्रेटरी डालसा। मैम, आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। जैसे कि मैम हमने शुरुआत में ही बोला कि मीडिएशन उन डिस्प्यूट्स में जहां पे दोनों पार्टीज के बीच में बड़ी तलख रिलेशन होती है और ये प्रोसेस है वो सारी चीज़ें जो है ख़त्म करने का और एक डिस्प्यूट का निपटारा करने का। सबसे पहले मैम हम और हमारे नाजरीन ये जानना चाहेंगे कि मीडिएशन है क्या। देखिए, मीडिएशन की अगर बात करें, जैसे कि हम जानते हैं कि एडीआर सिस्टम जो इंडिया में है, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम, ये एक, अगर मैं सिंप्लीफाई करके बोलूँ, ये एक बाजू है इस एडीआर सिस्टम का, जो कि जो ट्रेडिशनल कोर्ट सिस्टम हमारा है उससे हटके है। उससे बाहर आके जो पार्टीज रजामंदी हो के एमिकेबली किसी सेटलमेंट पे अराइव हो, इसको हम मीडिएशन कहते हैं। जी मैम। मैम, किस किस तरह के डिस्प्यूट्स मीडिएशन के जरिए सॉल्व किए जा सकते हैं? देखिए, मीडिएशन में हम कोई भी सिविल डिस्प्यूट हो, चाहे वो पार्टीशन को लेकर हो, चाहे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस सूट हो, या टेनेंट लैंडलॉर्ड डिस्प्यूट्स हमारे होते हैं, इंजेक्शन सूट्स होते हैं, उसके अलावा कुछ क्रिमिनल मैटर्स जैसे कि चेक बाउंस केसेस होते हैं, या दीगर कंपाउंडेबल मैटर्स जिनमें कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, वो रेफर किए जा सकते हैं मीडिएशन में और वहाँ पर सॉल्व हो सकते हैं मीडिएशन के जरिए। जी मैम, जैसे कि आपने कहा कि रेफर किए जा सकते हैं, यानी ये जो मीडिएशन है ये अदर देन कोर्ट्स है, तो इसका क्या प्रोसीजर है मीडिएशन के बेंच तक ये सारी चीज़ें जो है ये ले जाने का? देखिए, जब एक डिस्प्यूट रवा होता है कोर्ट में, जी, दोनों पार्टीज जो लिटिगेटिंग पार्टीज है, कुछ मुकदमात में कोर्ट रेफर करता है पार्टीज को जहां कोर्ट को लगता है कि देयर इज एन एलिमेंट ऑफ सेटलमेंट बिटवीन द पार्टीज, या तो पार्टीज खुद ही कोर्ट को बोलती है कि हम मीडिएशन में जाना चाहते हैं। तो प्रोसीजर मैं अगर आपको बोलूं, जब रवा है एक मुकदमा अदालत में, तो दोनों पार्टीज की रजामंदी से एक मीडिएशन फॉर्म जो होता है वहां पर अवेलेबल होता है। पार्टी से वो मीडिएशन फॉर्म हम भरवाते हैं। वो मीडिएशन फॉर्म आता है हमारे पास डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के पास। तो इसमें ब्रीफली अगर मैं आपको बोलूं प्रोसीजर के बारे में, 4 स्टेप्स होते हैं। पहला हो गया आपका यही जो रेफरल आ जाता है, जिसमें मीडिएटर जो है वो अपनी स्टेटमेंट पार्टीज के सामने बोलता है, पार्टीज दोनों पार्टीज को सुनता है, उनका क्या मकसद है, क्या उसके दिल में है, क्या जहन में है, क्या इंटरेस्ट है उसके, दूसरी पार्टी से भी यही सुनता है, अपना भी उनको सुनाता है, अगर उसके अलावा जो उसके सामने उन्होंने मुकदमा रखा उसमें क्या क्या हो सकता है। उसके बाद जो है जो ये पहला स्टेज आ गया सुनने का, उसके बाद इश्यूज फ्रेम हो जाते हैं। जब जो मीडिएटर है दोनों पार्टीज को सुनता है, दोनों पार्टीज को सुनकर उनकी रजामंदी से किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, एक फ्रेम किया जाता है, एक सेट ऑफ इश्यूज कि क्या क्या किस पे हम बात करें, इनको कैसे सॉल्व करें। उसके बाद उस पे बार्गेनिंग होती है उन इश्यूज को लेकर, वो तीसरा स्टेप हो जाता है। फिर अगर वो किसी
पॉइंट पे पहुंच जाए, एंड में वो एग्रीमेंट की शेप ले लेता है और केस जो बाहर है, जो जहां से रेफर हुआ हो, वो उस एग्रीमेंट को लेकर मीडिएटर जो है वो वापस उसी कोर्ट में रेफर कर देता है, यानी एक अग्रीमेंट की शेप में। और फिर वहाँ हमारे जो जज साहिबान इस केस को सुन रहे थे, जहां सुनवाई हो रही थी, और वही फिर इसको फाइनल उनका दस्तखत लेकर, उनका वहां पर दस्तखत लेकर, मीडिएटर भी अपना दस्तखत लेकर फिर वो वहां ही कोर्ट पे जहां से रेफर हुआ होगा उनको वहां पहुंचाते, जहां पर वो फाइनल जहां केस हुआ था। बिल्कुल, क्योंकि वो केस रवा होता है तो उसको वो इख्तिताम भी करना है, वहां पर फिर जज साहिबान दूसरा प्रोसीजर अप्लाई करते हैं, मगर ऐसे ही इख्तिताम मतलब एक कॉम्प्रोमाइज डीड होती है और ये मसला जो है हल हो जाता है। मैम, हम यहाँ जानेंगे कि क्यों पार्टीज को मीडिएशन करनी चाहिए। देखिए, मीडिएशन जो है ना, ये मैं बोलूँगी इसको, ये एक पार्टी सेंटर्ड प्रोसेस है। पार्टी सेंटर्ड प्रोसेस है तो ऑब्वियसली ये पार्टीज के जो राइट्स है, इंटरेस्ट्स है, उनकी नीड्स है, उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए किसी कंक्लूजन पे पहुंचा जाता है। इसमें आपको टाइम मिलता है, क्योंकि रेगुलर केस में आप भी कानून के शोबे से वाबस्ता है, जो प्रोसीजर है उसमें आपको प्रोसीजर फॉलो करना होता है। कोर्ट में के पास दिन में 100-200 फाइलें होती हैं, 100 केसेस लिस्टेड है, तो पार्टीज को उतना मौका नहीं मिलेगा वहां कि उनसे बात करें। जज साहब वकला हजरात से बात करते हैं, मिलता है कुछ, उतना टाइम नहीं मिलता है। यहाँ पर जो मीडिएशन में है, पार्टीज अपना केस मीडिएटर के सामने अपनी नीड्स जो है, अपने इंटरेस्ट्स जो है, दोनों पार्टीज की, नॉट वन पार्टी, दोनों पार्टीज की इंटरेस्ट्स को, नीड्स को मद्देनजर रखते हुए वो पहुंच, और उनका टाइम बच जाता है, क्योंकि उनको दे डोंट हैव टू गो थ्रू दैट प्रोसीजर, उनको गवाह नहीं लाने हैं, बस अपनी ये रखनी है। अगर उनका, जैसे भी आपने बोला, ये विन विन सिचुएशन होती है, जहां पर दोनों पार्टीज जो है वो दोनों जीतते हैं, वो दोनों केसेस जीतते हैं, और जो तलखियां जो है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि एक कॉम्प्रोमाइज पे आ जाते हैं। और अगर आपस में पार्टीज को उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है होती है कि पार्टीज आपस में, क्योंकि इतना रिलेशन खराब हो गया होता है मुकदमा में जाकर, बाकी पुलिस के में केसेस कर करके, कि वो आपस में नजरें भी नहीं मिला सकते, तो यहाँ पर उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है जो तलखियां खत्म होती है। बिल्कुल, तो एक मिठास वापस रिलेशन में, एक एमिकेबली एक सेटलमेंट पे, और दोनों जो फरीकेन है वो रजामंद होते हैं उस पर। मैम, हम जानेंगे क्या है प्रोसेस मीडिएशन का और कैसे मीडिएट किया जाता है। देखिए, जब केस रेफर हो गया मीडिएशन पे, मीडिएटर के पास आया, जैसे मैंने आपको बोला, दोनों पार्टीज को सुन लिया, अपना भी मीडिएटर ने कहा, इश्यूज फ्रेम हुए, उसके बाद क्या होता है, मीडिएटर जो है वो एक वक्त मुकर्रर करता है, मीडिएशन कहाँ पर होगी और किस वक्त पे होगी, किस दिन होगी। मगर इसमें एक चीज़ है कि जो वक्त, जो टाइम, जो डेट मुकर्रर होगा, उसके 10 दिन पहले जो मीडिएटर को है, उनको पार्टीज़ को, उनको प्लीडिंग्स की कॉपीज़, डॉक्यूमेंट्स अगर कुछ है या कुछ और फैक्ट्स है, वो उनको मीडिएटर को बताना होता है, क्योंकि मीडिएटर को सब कुछ पता होना चाहिए केस के बारे में, प्लीडिंग्स क्या है, उनके इश्यूज़ क्या है, इंटरेस्ट्स क्या है। कोई डॉक्यूमेंट ऐसा तो नहीं है जो मीडिएटर को पता होना चाहिए, या ये ज़रूरी नहीं है कि अगर एक पार्टी के पास कोई डॉक्यूमेंट है तो वो मीडिएटर को देगा तो उसको ये खदशा होगा कि मीडिएटर दूसरी पार्टी को वो रिवील करेगा, क्योंकि वो सख्त मना है उसमें। जी मैम, यहाँ पे एक सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है और हमारे नाजरीन के जहन में भी आ रहा होगा, जैसे कि अभी आपने कहा कि एक पार्टी अगर डॉक्यूमेंट देती है, दूसरी पार्टी को खदशा होता है कि आगे कहीं शेयर ना हो या कोई ऐसी, मतलब वो कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो बरकरार रहे। कभी कभी अगर पार्टीज में से किसी एक पार्टी को लगे कि मीडिएटर बायस्ड है, तो वैसी सूरत में मतलब वो क्या प्रोसीजर करें कि मीडिएटर को चेंज करना है, या मतलब सबमिशन आप जैसे एज सेक्रेटरी डालसा हैं, आपके पास सबमिशन करनी है कि जिस कोर्ट में केस था वहां सबमिशन करनी है? देखिए, मैं आपको पहले तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि जो मीडिएटर अपॉइंट हो कि इसका पहले प्रिंसिपल यही है कि इट इज़ नॉट गवर्न्ड बाय एनी लॉ बट इट इज़ गवर्न्ड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ फेयरनेस। तो पहला तो यही है कि मीडिएटर बायस नहीं होगा, क्योंकि जो पार्टी ने जब मीडिएशन के लिए केस रेफर हुआ होता है, वो पार्टी की रजामंदी से ही अपॉइंट हुआ होता है मीडिएटर। पहले तो बहुत कम चांसेस है। अब मे बी फॉर सम रीजन और अदर रीजन को पार्टी को लगे कि मीडिएटर बायस्ड है। मैम, एक्चुअली जब दो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट होता है तो पार्टीज हमेशा इनसिक्योर रहती हैं,
وہ کہتے ہیں نا کہ اگر سانپ رسی بھی ہو رسی بھی سانپ دکھتا ہے تو سارٹ آف وہ سائیکالوجی پارٹیز کی سائیکالوجی سمجھنے کے لیے کہ ان کا وہ بھروسہ نہ ٹوٹے میڈیشن پہ، ان کیس اگر تھوڑا سا بھی شک ان کے دماغ میں آتا ہے تو ویسی صورت میں ہم بتاتے ہیں، کیونکہ کافی ٹائم سے جب پارٹیز لڑ رہی ہوتی ہے تو وہ ڈپریشن کا بھی شکار ہوتی ہیں میم. نہیں، اس میں پہلے میں نے آپ کو جیسے بولا کہ میڈیٹر جو ہے وہ پارٹی کی رضامندی سے بھی ہوتا ہے، آئدر سول، اگر دونوں پارٹیز رضامند ہو گئی کہ ایک میڈیٹر کو اپوائنٹ کرنا ہے تو سول میڈیٹر اپوائنٹ ہوتا ہے. اگر آپ یہ سچویشن ہے کہ دو پارٹیز ہے، ایک پارٹی بولتا ہے ایک کو میں میڈیٹر رکھوں گا، دوسری پارٹی بولتا ہے، تو ہمارے JNK کے میڈیشن رولز ہے 2009 وہ ہی بتاتے ہیں کہ اس صورت میں ہم دو میڈیٹرز رکھ سکتے ہیں. اور اگر ایسا بھی ہے کہ دیر آر ناٹ اونلی 2 سیٹ آف پارٹیز، دیر آر مور دین 2 سیٹ آف پارٹیز، تو ہر کوئی سیٹ جو پارٹی کی ہے وہ ایک نامنی کو اپوائنٹ کر سکتے ہیں، جو وہ نامنیز ہے وہ آپس میں بیٹھ کر ایک سول میڈیٹر کو اپوائنٹ کر سکتا ہے. یعنی اتنی فلیکسیبلٹی ہے ہمارے، یہ بالکل فلیکسیبل ہے. اور جیسے آپ نے بولا اب کسی کو پھر بھی خدشہ ہے کہ فیئرنیس نہیں ہو رہی ہے، اس صورت میں وہ اپلیکیشن کر سکتے ہیں. وہ ایسا نہیں، یہ پروسیجر بالکل فلیکسیبل ہے. یہ تو ہے ہی کہ پارٹیز کی بہبود کے لیے ہے. جی میم، یوزولی میڈیٹر جو ہے، میڈیٹر کون اپوائنٹ کرتا ہے؟ مطلب جو ہمارے پینل آف میڈیٹرز ہوتے ہیں ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹی میں، انہیں کیسے اپوائنٹ کیا جاتا ہے؟ یہ جو ہمارے پاس ٹرینڈ میڈیٹرز ہوتے ہیں وہ لسٹ باضابطہ ہوتا ہے اسٹیٹ لیگل سروس اتھارٹی کے پاس، لیگل سروس اتھارٹی کے پاس. اور جیسا بھی آپ نے بولا کہ جو لسٹ آف میڈیٹرز ہوتے ہیں، جو ہمارے ریٹائرڈ سپریم کورٹ ججز ہوتے ہیں، ریٹائرڈ ہمارے آنریبل ہائی کورٹ ججز ہوتے ہیں، یا پرنسپل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج، وہ تو ہوتے ہی ہے پینل پہ. ان کا وہ اس میں رولز میں ہی لکھا گیا کہ یہ میڈیٹرز ہے. اس کے علاوہ ہمارے لگ بھگ تقریباً جو بھی جج صاحبان ہیں وہ ٹرینڈ میڈیٹرز ہیں، ان کو باضابطہ ٹریننگ ملی ہوئی ہے. اس کے بغیر جو ایڈوکیٹس ہیں وہ ٹرینڈ میڈیٹرزوں کا لسٹ ہے. اب یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ ضروری ہے کہ اسی لسٹ میں لینا ہے. اگر پارٹیز کسی اور کوئی لرنڈ ہے کہ انلیس اینڈ انٹل ہی از ناٹ، کوئی اور ڈیفیکٹ نہ ہو، ان کے خلاف کوئی مقدمہ نہ چل رہا ہو، یا لا ابائڈنگ سٹیزنز ہو، ان میں سے اگر وہ کسی کو نامنیٹ کرنا چاہے وہ بھی پروسیجر میں دیا گیا ہے. جیسے ابھی کوئی فیملی میں ہی ہو لیکن مطلب جو اس پورے ڈسپیوٹ سے ایمیننٹ اسکالر یا کچھ ایسی ان کی شخصیت ہونی چاہیے کہ جو میڈیٹ کر سکے. جی میم، کیا ہوتا ہے رول ایک میڈیٹر کا جب وہ پارٹیز کو سنتے ہیں اور کسی کنکلوژن پہ پہنچتے ہیں؟ مطلب کیسے انہیں ٹرین کیا جاتا ہے؟ کیا چیزیں ہیں جو انہیں پہلے بتائی جاتی ہیں؟ دیکھیں، میڈیٹر کا جو رول ہے نا وہ ہے دونوں پارٹیز کو ٹیبل پہ لانا اور ان کی تلخیاں ختم کرنا اور کوئی آؤٹ آف باکس سولوشن سجیسٹ کرنا. ہی کین اونلی سجیسٹ، وہ کوئی بھی ہی کی ناٹ سجیسٹ. نہیں، ٹرم آف سیٹلمنٹ جو ہے وہ کوئی ٹرم آف سیٹلمنٹ آپ کو سجیسٹ نہیں کر سکتا ہے. ٹرمز آف سیٹلمنٹ جو ہے وہ پارٹیز ہی بولیں گی. مگر جو میڈیٹر کا رول ہے، جیسے دیکھیے نام سے ہی پتا چلتا ہے میڈیٹر، ون ہو میڈیٹ، تو اس کا یہ رول ہے کہ وہ ان کو کنکلوژن پہ پہنچنے کے لیے ہیلپ کرتا ہے. اور ان کو جو ایک ایشوز کا سیٹ ایک پارٹی دے رہی ہے دوسرا ایشوز کو، کبھی کبھی آؤٹ آف باکس سولوشن میڈیٹر ایسا دے دیتا ہے، کیونکہ وہ ٹرینڈ ہوتے ہیں، ان کو ٹریننگ ملی ہوتی ہے، وہ ایسا سولوشن بولتے ہیں جو دونوں کے ذہن و گمان میں نہیں ہوتا ہے اور دونوں اس پہ راضی ہو جاتے ہیں. ایک ہے زمین میری، ایک ہے موقع میرا، اس میں سب لگاؤں گا، اپنے ارادوں سے مضبوط ایک گھر بناؤں گا. ہاں شکلا جی، بھجوانا صرف الٹراٹیک ہی. الٹراٹیک ہی کیوں؟ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ گھر زندگی میں صرف ایک ہی بار بنتا ہے. گھر ایک، موقع ایک، اس لیے سیمنٹ بھی دیش کا نمبر 1 الٹراٹیک، انڈیاز نمبر 1 سیمنٹ، جو دونوں کی بہبود کے لیے ہوتا ہے. تو میڈیٹر کا یہی رول ہے کہ وہ ایک پارٹی کی جو بھی باتیں ہیں، جو اس کو انٹرسٹز ہے، جو اس کی نیڈز ہے، وہ دوسری پارٹی کو وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. دوسری پارٹی کے ویسے ہی وہ جو اس کے دماغ میں ہے وہ پہلی پارٹی کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں. وہ جو کمیونیکیشن لیپس ہے، کمیونیکیشن گیپ ہے، میڈیٹر کا یہ رول ہے کہ وہ کمیونیکیشن گیپ ختم ہو جاتی ہے. آؤٹ آف باکس وہ سولوشن سجیسٹ کرتے ہیں. دونوں کے جو بھی سجیشنز ہیں، دونوں کے سجیشنز کو لے کر ایک ٹیبل پہ آ کے وہ کوئی ایک سولوشن پہ ان کو پہنچانے میں ہیلپ کرتا ہے. وہ پارٹیز کی ہی رضامندی ہوتی ہے، مگر اسسٹ جو ہے وہ میڈیٹر کرتا ہے، ان کو ہیلپ کرتا ہے اس وہ جو کمیونیکیشن گیپ ہے اس کو ختم کرنے میں. جی
मैम सीपीसी में कैसे मीडिएशन को डिफाइन किया गया है? देखिए, हमारा जो सिविल प्रोसीजर कोड 1908 है, उसमें एक सेक्शन है, सेक्शन 89। सेक्शन 89 बताता है कि अगर जज साहिबान को मुकदमे के दौरान लगे कि दैट देयर इज एन एलिमेंट ऑफ सेटलमेंट बिटवीन द पार्टीज, वो उनको जो है वो उनको सेटलमेंट के लिए बोलते हैं कि आप सेटलमेंट करिए। वो टर्म्स ऑफ सेटलमेंट एक हिसाब से उनको सजेस्ट करते हैं, वो उनको पार्टीज को दे देते हैं। पार्टीज व्हेन दे विल गो थ्रू दोज टर्म्स, अगर उनको लगा कि ये जो टर्म्स है, ये जो सेटलमेंट है, ये जो एग्रीमेंट है जो जज साहब ने प्रपोज किया है, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, वो अपने तरीके से दोनों पार्टीज उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं। उसके बाद क्या होता है, वो जो मॉडिफाइड वो सेटलमेंट हम बोलेंगे, एग्रीमेंट अभी इनिशियल स्टेज पे होता है, जज साहब उसको फिर भेज देते हैं, या तो जो उनको अप्रोप्रिएट मोड लगे, चाहे आर्बिट्रेशन हो, चाहे कॉन्सिलेशन हो, चाहे लोक अदालत में हो जुडिशियल सेटलमेंट के लिए, या मीडिएशन के लिए। ऐसे ही जज साहब उसको आइडेंटिफाई करता है वहां पर, फिर मीडिएशन में, अब मीडिएशन की मैं बात करूं, उसके बाद रेफर होता है केस मीडिएशन के लिए। जी मैम, जैसे कि अभी आपने कहा कि कुछ क्रिमिनल मैटर्स में भी मीडिएशन होती है पार्टीज की, अगर वो किसी जगह सेटलमेंट के लिए पहुंचे हैं, लेकिन कुछ मैटर्स जहां पे पार्टीज मीडिएशन करना चाहें लेकिन जो मैटर है, जो ऑफेंस है, वो कंपाउंडेबल नहीं है, तो वैसी सूरत में भी क्या उनके लिए कोई फ्लेक्सिबिलिटी है? अगर कंपाउंडेबल नहीं है, कल को पार्टीज आ जाएंगी, कोई किसी का मर्डर हुआ है, डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, मैं बात करूं अगर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स है, उनमें हो सकता है। अगर आप अब बोलोगे मर्डर में हम मीडिएशन मतलब करेंगे, जैसे मैम कुछ ऑफेंसेस यूजुअली देखते हैं कि आजकल, जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बयां करूं मैम, हमारे पास ऐसे नंबर ऑफ केसेस आते हैं जहां 354 का ऑफेंस लगा है, अगले बंदे की कहीं नौकरी लगी है, वेरिफिकेशन पेंडिंग है, या तो नेबर के साथ लड़ाई है, या तो फैमिली में ही ऐसी चीजें हैं, क्योंकि तब बहुत गुस्से में इंसान सोचता कि नहीं अगले को पनिश कैसे करना है, तो तब ऐसी चीजें होती हैं। तो मर्डर वगैरह वैसी चीजों की बात नहीं करते, कुछ ऐसे क्या वैसा, मतलब वैसे ऑफेंसेस में जहां पे है कहीं सेटलमेंट है, वहां जज साहिबान को भी एक लीनियंट व्यू लेना चाहिए इसमें? देखिए, मैं आपको बोलूं, जो हमारा प्रोसीजरल कोड्स है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, उसमें स्केड्यूल दिया हुआ होता है कि कंपाउंडेबल ऑफेंसेस कौन से हैं, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस कौन से हैं। तो जहां पर रूल्स की या कवानीन की बात करें, वी कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट। जहां पर बोला गया है कि कंपाउंडेबल ऑफेंसेस में मीडिएशन आप कर सकते हैं, नॉन कंपाउंडेबल में नहीं कर सकते, तो जिन्होंने वो कवानीन बनाए हैं सब कुछ मद्देनजर रखते हुए ही बनाए हुए हैं। अब अगर आप ऐसी बात करें जहां पर बेसिक उसका कोई मैट्रिमोनियल इशू है, उस को वो बेस वही है, प्लिंथ वही है, उसको लेकर फिर क्रिमिनल केस में आ गए हैं। जी। तो उसमें फिर जज साहिबान जो है वो उसमें हिकमतन वो हैंडल करते हैं, और आपको भी पता है कि हो जाते हैं वैसे केसेस भी सेटल, मगर कानून के दायरे में। जी, मतलब पार्टीज को उसमें डरने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई रास्ता नहीं है, रास्ता है, और खाली उनको प्रोसीजर जो है प्रोसीजर फॉलो करना है। जी मैम, अगर किसी पार्टी की मीडिएशन होती है पहली और वो मीडिएशन कामयाब नहीं होती है, क्या कुछ टाइम बाद, यानी महीने बाद, 2 महीने बाद, या 3 महीने बाद, या साल बाद, ये जो मीडिएशन है ये फिर पार्टीज अगर प्रपोज करना चाहें जा सकती हैं कि इसमें कोई टाइम लिमिट है? देखिए, टाइम लिमिट की मैं अगर बात करूं मीडिएशन के लिए, मीडिएशन जब फ्रॉम द फर्स्ट डेट ऑफ अपीयरेंस जो पार्टीज के लिए फिक्स किया गया हो, विद इन 60 डेज मीडिएशन कंप्लीट होनी है, अनलेस एंड अनटिल जज साहब सुमोटो बोले कि नहीं अभी थोड़ा सा टाइम ले लो, या मीडिएटर बोले कि इनके चांसेस है कि हो रहा है मैच्योर, तो वो 30 डेज एक्सटेंड हो सकते हैं। हो गया कि टोटल में 90 डेज का टाइम है मीडिएशन के लिए। अब अगर मीडिएशन फेल हुई, जैसे आपने बोला मीडिएशन नहीं हो पाई, और कुछ टाइम के बाद पार्टीज को लगा कि नहीं अब चांसेस पार्टीज थक गई, पार्टीज को लगा कि नहीं, हमने फॉर सम और अदर रीजन उनको लगा कि नहीं उस वक्त हमने जो सोल्यूशन बोला था मीडिएटर ने, तो वो सही था। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, फ्लेक्सिबल है बहुत। वो जजमेंट पास होने से पहले मुकदमे में किसी भी टाइम पे कितनी भी बार, उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, रेफर किया जा सकता है मीडिएशन में। बेसिक इसका यही है कि मुकदमा एंड हो जाए, पार्टीज का आपसी में अगर हो जाता है तो बेटर है। जी मैम, मीडिएशन के क्या रूल्स हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी के, डिस्क्लोजर, ये सारी चीजें जो हैं, मतलब ये आप बयां करें हमारे नाजरीन को, ताकि इनको भी पता चले कि हमारा जो केस है अगर मीडिएशन में जाता है
तो चांस है उसका निपटारा होने का और हर चीज का ख्याल रखा जाएगा। देखिए, मैं आपके नाज़रीन को भी ये बोलूंगी कि अगर मीडिएशन में आप डरिए नहीं, मीडिएशन में अगर आपको लगता है कि कोई अपॉर्चुनिटी आप अवेल करिए, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि सेटल नहीं होगा केस, फिर से मुकदमा चलेगा। मीडिएशन में आपका ये फायदा हो सकता है कि आपका केस विद इन टाइम लिमिट, जैसे मैंने बोला, विद इन एट द मोस्ट 90 डेज में आपका केस खत्म हो सकता है और पैसा आपका टाइम बच सकता है। अब जैसा आपने बोला कि कॉन्फिडेंशियलिटी का मसला है, मीडिएटर को, जो हमारे रूल्स हैं, मीडिएशन रूल्स है, मीडिएटर हैज टू मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी। जब तक उसको एक पार्टी दस्तखत करके ना बोले कि ये डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको दिया है आप दूसरी पार्टी को दिखा सकते हैं, तब तक वो डॉक्यूमेंट उसको नहीं दिखा सकते दूसरी पार्टी को। तो उसमें है ही कि वो कोई भी फैक्ट आप उसके साथ शेयर कर सकते हो, वो रिवील नहीं होगा, वो मीडिएटर तक ही रहेगा। इनफैक्ट ये भी है, देयर इज नो कम्युनिकेशन बिटवीन मीडिएटर एंड कोर्ट। इतनी कॉन्फिडेंशियलिटी है कि देयर इज नो कम्युनिकेशन बिटवीन मीडिएटर एंड कोर्ट अनलेस एंड अनटिल वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में होता है कि कोर्ट मीडिएटर को बुलाया। यूजुअली नहीं होता है, कोई कम्युनिकेशन नहीं होता है, सिर्फ जो अगर एंड एग्रीमेंट हो गया वो मीडिएटर, वो भी वो रिटन भेजता है विद दस्तखत, सिग्नेचर ऑफ पार्टीज एंड विद द सिग्नेचर ऑफ द मीडिएटर, उसको कोर्ट को भेजता है थ्रू प्रॉपर चैनल। एज सच कोर्ट और मीडिएटर के दरमियान भी कोई कम्युनिकेशन का कोई वो स्कोप नहीं है। मैम, अगर एक अल्फाज में बयां करना चाहे मीडिएशन को, एक बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट एक प्रोसेस है जिसकी वजह से केसेस का निपटारा होता है। जी मैम, हम जानना चाहेंगे कि क्या है फंक्शन मीडिएशन एंड कॉन्सलेशन कमेटी जो ऑनरेबल ऑनरेबल हाई कोर्ट की है? जी, जो कंटिन्यूअस सुपरविजन होता है वो मॉनिटरिंग कमेटी ही करती है। कंटिन्यूअस सुपरविजन होता है या अवेयरनेस प्रोग्राम्स है, जैसे कि हम यहाँ पर ये प्रोग्राम कर रहे हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम हो, मास इसकी पब्लिकेशन हो, मास अवेयरनेस हो, इसको मास एडवर्टाइज किया जाए, वो सारा कुछ देखता है हाई कोर्ट कमेटी, मॉनिटरिंग कमेटी। जी, और मैम क्या जैसे कुछ केसेस जिनकी मीडिएशन चल रही हो, क्या हाई कोर्ट की जो हमारी कमेटी है, क्या उनकी उस पे भी नजर होती है कि कहीं पे जो मीडिएशंस वगैरह ये सारा कुछ जो डेटा है, क्या वहां तक ये सारा शेयर होता है? जी, डेटा तो कंटिन्यूअसली ये होता है, कितने केसेस रेफर हुए मीडिएशन को, कितने हल हुए, कितना टाइम लगा, हुए कितने टाइम लिमिट में, इसका बिल्कुल जैसे कि नाम ही है मॉनिटरिंग कमेटी, तो ये बाकायदा मॉनिटर होता है और फ्रीक्वेंटली मॉनिटर होता है। जी मैम, कभी कभी क्या होता है, पार्टीज में से कोई एक पार्टी बहुत मिस्चीवियस होती है इन सारी चीज़ों का, जैसे कि हम जानते हैं कि जो भी कवानीन बनते हैं, ऐसा नहीं है कि उन कवानीनों का सही इस्तेमाल करने वाले ही लोग होते हैं, गलत इस्तेमाल करने वाले भी लोग होते हैं, और इन कवानीन का जब गलत इस्तेमाल होता है अगली पार्टी सफ़र करती है, और ख़ासतौर वो इंसान जिनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये कवानीन बनाए गए होते हैं वो सफ़र करते हैं। कहीं जहाँ ऐसी कोई चीज़ मीडिएटर के जहन में आए या मीडिएटर हमारे सेक्रेटरी साहब के साथ शेयर करते हैं, तो क्या उस पर एक्शन होता है मैम? देखिए, मीडिएशन रूल्स में ही दिया गया है। देखिए, आपने सही बोला कि ऐसा नहीं है कि सब कुछ सब इसका अच्छा ही यूज करें, सही इस्तेमाल करें। कुछ लोग इसका मिसयूज भी करते हैं टाइम गेन करने के लिए। चलिए जी, मीडिएशन में हम चले जाते तो उनको थोड़ा टाइम मिल जाता है, अगर वहाँ से उन्होंने इंजेक्शन लिया हुआ है, स्टे लिया हुआ है, तो एक्सटेंड हो जाएगा तब तक, या कुछ और हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बोला पहले ही, तो लिमिटेशन इसमें दी गई है, एट द मोस्ट 90 डेज का टाइम है। और अगर अब पार्टीज को डेट दिया गया, एक पार्टी आई, दूसरी पार्टी हाइड एंड सीक खेल रही है, नहीं आ रही है, इसमें मीडिएटर फिर कोर्ट की नोटिस में ये लाकर जब वापस हो जाता है, कोर्ट उसमें कॉस्ट्स भी इंपोज कर सकते हैं। वो रूल भी है मीडिएशन रूल्स में। सजा भी है, ऐसा नहीं है? हाँ, ऐसा नहीं है दैट यू विल टेक इट कैजुअली, क्योंकि मीडिएशन में जब आता है, पार्टीज हैव टू कम विद फ्रेश हैंड्स, विद फेयर माइंड्स, क्योंकि इसका यही एक क्योंकि प्रोसीजर, जैसे मैंने बोला आपको, फ्लेक्सिबल है। इट इज़ नॉट गवर्न्ड बाय दिस एविडेंस एक्ट और सिविल प्रोसीजर कोड एज सच, बट इट इज़ गवर्न्ड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ फेयरनेस। वो मद्देनजर रखनी है पार्टीज को भी, मीडिएटर को भी ड्यू रिस्पेक्ट देना है। अगर आप आए, यू हैव टू कम विद क्लीन हैंड्स। जी मैम, जैसे कि अभी किसी पार्टी की मीडिएशन हुई, और मीडिएशन होने के बाद अगर मीडिएटर को लगता है एक पार्टी है वो किसी जगह समझौता करने के लिए तैयार है, लेकिन एक पार्टी है वो हेल बेंड है, वो कोई भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं है, और वो जो है वो सिर्फ टाइम गेन करने के लिए
یہ جو یہ پروسیس ہے یا یہ سارے قوانین ہیں ان کا غلط استعمال ہو رہا ہے. کیا میڈیٹر کہیں اپنی یہ فائنڈنگز میں باضابطہ لکھتے ہیں؟ کیا یہ کہیں آن ریکارڈ آتی ہیں یہ چیزیں؟ دیکھیے جب میڈیشن میں ایک کیس ریفر ہوتا ہے, ایک ڈسپیوٹ ریفر ہوتا ہے, میڈیشن کا مقصد یہی ہے کہ ایمیکیبلی سیٹلمنٹ ہو جائے کسی بھی ڈسپیوٹ کی. جب دونوں پارٹیز کو کانفیڈنس میں لے کر میڈیٹر کسی حل تک پہنچے دونوں پارٹیز کی رضامندی سے, اسی کو ہم میڈیشن بولیں گے سکسیسفل ہوئی. اب فار سم ریزن ایک پارٹی کوآپریٹ نہیں کر رہی ہے, ہی اور شی از ہیل بینٹ کہ مجھے جی کسی بھی کمپرومائز میں نہیں آنا ہے, تو اس صورت میں میڈیشن فیل ہو جائے گی اور کیس جو ہے واپس ریفر ہو جائے گا, اور میڈیٹر اپنی رپورٹ میں لکھے گا کہ کیا کیسے ہوا کیا ہوا, وہ میڈیٹر اپنی رپورٹ میں لکھتا ہے. جی میم, آپ کا ایک میسج جو ہمارے ناظرین کے لیے آپ اس پروگرام کے حوالے سے دینا چاہیں؟ دیکھیے میں آپ کے ناظرین کو, سب لیٹیگنٹس کو, جو چاہے جن کے مقدمہ رواں ہوں کورٹس میں, چاہے وہ مقدمہ رواں نہیں ہے مگر سوچ رہے ایک مقدمہ کرنے کے لیے, وہ بھی اس میڈیشن کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. میڈیشن میں آپ کا ٹائم بچے گا, آپ کا پیسہ بچے گا, کم سے کم ٹائم میں جو ہے آپ کا جو مسئلہ ہے, آپ کا ڈسپیوٹ ہے وہ حل ہو جائے گا, اور سب سے بڑی بات تلخیاں ختم ہو جائیں گی, آپ کو پیس آف مائنڈ ملے گا جو سب سے امپورٹنٹ ہے. جی میم, آپ کا ہمارے پروگرام میں آنے کے لیے بہت بہت شکریہ. شکریہ, تھینک یو. جی ناظرین, جیسے کہ آپ نے سنا کہ میڈم نے ایک ہی بات آخر میں کہی کہ پیس آف مائنڈ, یعنی پیس آف مائنڈ کے لیے انسان ہر چیز کرتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ان قوانین کا ہم پورا فائدہ اٹھائیں, نہ کہ ان کا غلط استعمال کریں. ایسا نہیں ہے کہ ان کا غلط استعمال کرنے سے آپ کو لگے گا کہ آپ نے اگلی پارٹی کو ہرا دیا. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ انسان خود ہارتا ہے جو ان قوانین کا غلط استعمال کرتا ہے. یہ چیزیں جو ہیں, یہ قوانین ہمارے تحفظ کے لیے بنی ہیں, ان کو تروڑ مروڑ کے چیزیں اور زیادہ ایگریویٹ نہ کی جائیں. اگر پارٹیز کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی صلاح سمجھوتا ہو سکتا ہے تو ہمیشہ آنا چاہیے, اپنے پیس آف مائنڈ کے لیے آگے آنا چاہیے. ناظرین, ایسے ہی ایک اور دلچسپ موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اللہ حافظ.